आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत चतुर्थ भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक्स में हम अमेरिका के संक्षिप्त परिचय, अमेरिका की क्रांति की पृष्ठभूमि और उस क्रांति के लिए आवश्यक ज़रूरी जो कारण थे जिन्होंने क्रांति को होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके विषय में कुछ कारणों के ऊपर अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम उन्हीं कारणों को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी क्रांति का 7वां कारण था उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति। ब्रिटिश सरकार द्वारा उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति का अवलंबन किया जाना भी अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन के होने के पीछे महत्वपूर्ण कारक रहा। पीछे हमने अध्ययन किया है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किस प्रकार से ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई करने का प्रयास ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ से भी संसाधनों की उपलब्धता हो सकती थी, राजस्व की आय हो सकती थी, उन सभी मार्गों का उन्होंने अवलोकन किया और उसमें एक मार्ग, एक स्रोत अमेरिका भी था और इसलिए उन्होंने अमेरिका की तरफ गंभीरता से देखना शुरू किया। इस सिलसिले की शुरुआत की जॉर्ज ग्रीनविले ने। सप्तवर्षीय युद्ध के अंतिम दिनों में जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा बना और उसके राजा बनने के लगभग 1 साल के अंदर पिट को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और उसके स्थान पर ग्रीनविले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। ग्रीनविले की सरकार ने सप्तवर्षीय युद्ध में हुई आर्थिक हानि की भरपाई करने के लिए अमेरिका की तरफ भी देखना शुरू किया और इसलिए कहा जाता है कि ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने वहाँ से आने वाले डाक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले ब्रिटेन में अमेरिका से संबंधित जो विभाग था, उस विभाग में कोई विशेष कार्य नहीं होता था और वहाँ से अमेरिका से आने वाले पत्रावली के ऊपर भी कोई विशेष जोर नहीं दिया जाता था क्योंकि ब्रिटेन को अमेरिका से कोई विशेष राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी। इस प्रकार से ये एक प्रकार से निष्क्रिय सा विभाग पड़ा रहता था। परंतु अब बदली हुई परिस्थितियों में चूँकि ब्रिटेन को अधिक राजस्व की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया और वहाँ से आने वाले पत्रावली को उन्होंने सीरियसली देखना शुरू किया। इसलिए कहा जाता है कि ग्रीनविले ने अमेरिका खो दिया क्योंकि उसने वहाँ से आने वाली पत्रावली को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पत्रावलियों में सब कुछ सामान्य था ही नहीं। अमेरिका के उपनिवेश अपने हिसाब से चल रहे थे, वहाँ पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण नाममात्र का ही था। इसलिए अब ग्रीनविले ने अमेरिका के प्रति कुछ कठोर नीति अपनाने का निश्चय किया और उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ से अमेरिका में खर्च तो बहुत ज़्यादा होता है परंतु वहाँ से आय बहुत कम होती है। इसलिए उसने एक योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत उसने 3 महत्वपूर्ण जो कारक रखे जो उस योजना के थे। पहला था कि जो जहाज़रानी कानून है उन्हें सख्ती से लागू किया जाए और अमेरिका में होने वाली तस्करी को रोका जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, जहाज़रानी कानून सख्ती से लागू होंगे तो हमने पीछे पढ़ा है कि जहाज़रानी कानून सारे के सारे अमेरिका के हित के थे, उनसे अमेरिका को आर्थिक लाभ होने वाला था और तस्करी को रोकने से भी जो राजस्व की हानि होती थी वो भी रुक जाती। दूसरा था उपनिवेशों के ऊपर प्रत्यक्ष कर लगाया जाए। अभी तक जितने भी कर लगाए गए थे वो अप्रत्यक्ष थे, इनडायरेक्ट रूप से थे। उसे उपनिवेशों की जनता के ऊपर सीधे कर नहीं लग रहे थे। जैसे जहाज़रानी कानून था तो वो भी उसमें चुंगी लग जाना, इस प्रकार से अप्रत्यक्ष कर थे।
और तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु था कि इस प्रकार 2 उपायों के द्वारा जो भी राजस्व एकत्रित होगा उसे अमेरिका में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी जाए जो अन्य देशों की या विशेष रूप से फ्रांसीसियों के खतरे से बस्तियों की रक्षा करें और अमेरिका में जो न्याय कानून और व्यवस्था की स्थापना करे। तो इस प्रकार उसकी जॉर्ज ग्रीनविले की नीति के 3 मुख्य आयाम थे जॉर्ज ग्रीनविले की। और इस नीति की पालना कड़ाई से करने के लिए, तस्करी आदि रोकने के लिए, जराजरनी कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए अमेरिका में एक विशेष एडमिरल का न्यायालय स्थापित किया गया। सभी जो गवर्नर थे अमेरिका में सभी बस्तियों के, उनको नियम और कानून सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। और इस प्रकार से ये नीति निर्धारक तत्व स्थापित करने के बाद ग्रीनविले ने अमेरिका में 4 कानून मुख्य रूप से लागू किए जो इस प्रकार से थे। 4 कानूनों में 2 एक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एक शुगर एक्ट, दूसरा स्टाम्प एक्ट ज़्यादा उल्लेखनीय है, और तीसरा था करेंसी एक्ट, और चौथा था खोज वारंट अधिनियम। तो इन 4 एक्टों के द्वारा ग्रीनविले ने वहाँ पर ब्रिटेन की जो कानून जो नीति बनाई थी उस नीति को सख्ती से लागू करने का उन्होंने प्रयास किया और अमेरिका में टैक्सेशन की व्यवस्था डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से करने की शुरुआत की। अब हम जान लेते हैं कि ग्रीनविले द्वारा जो लागू किए गए महत्वपूर्ण एक्ट वो क्या थे और उससे क्या परिणाम निकलने वाले थे। जो सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट था वह था शुगर एक्ट, जिसे मोलिसेस एक्ट 1764 कहा जाता है। ये 1764 ईस्वी में पारित किया गया और इसके द्वारा इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाले जो विदेशी रम था उस आयात को बंद कर दिया गया और शीरे पर जो चुंगी लगती थी उस चुंगी को 6 पेंस से घटाकर 3 पेंस कर दिया गया। परंतु इसके साथ साथ उसकी वसूली कड़ाई से की जाने लगी। इसके अलावा रेशम, शराब, कॉफ़ी और अन्य विलासिता की वस्तुओं के ऊपर भी कर लगाया गया। इस कर को कठोरता से लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को आदेश दिए गए और जो भी समुद्र में उसकी नौसेना के जहाज़ थे उनको भी सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए। और इस प्रकार से इस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन में शुगर को नियमित करने का प्रयास किया गया। इसका परिणाम अमेरिकी बस्तियों पर नकारात्मक हुआ, क्योंकि अब अमेरिका वाले फ्रांस से और अन्य दूसरे पश्चिमी द्वीप समूह से जो पहले से वो शुगर और रम मंगा रहे थे, जो सस्ता पड़ता था वो मंगाना उनको बंद करना पड़ा, जिससे उनको आर्थिक रूप से हानि हुई। और इसी का परिणाम था कि इस एक्ट के विरोध में उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचना प्रारंभ कर दिया। ग्रीनविले द्वारा लागू किया गया दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट था स्टाम्प एक्ट 1765 में। इसके द्वारा सभी न्यायिक और गैर न्यायिक करारनामों, समाचार पत्रों, विज्ञापनों, लाइसेंस आदि के लिए सरकारी अदालती स्टाम्प अनिवार्य कर दिए गए और इसका उल्लंघन करने पर नौसैनिक अदालतों में मुकदमा चलाने की व्यवस्था की गई। ये हम आज के समय में हम सब जानते हैं कि जितने भी हमें सरकारी कार्य कराने पड़ते हैं उसके लिए एक स्टाम्प लगते हैं। स्टाम्प पेपर एक होता है, उसके ऊपर 50 रुपये का स्टाम्प, 100 रुपये का स्टाम्प, 500 रुपये का स्टाम्प, जिस प्रकार का भी कार्य होता है उस प्रकार का स्टाम्प उस पर लगाया जाता है और इसकी जो आय है वो सरकार को पास जाती है। तो इसी प्रकार से अमेरिका में भी इस प्रकार स्टाम्प को ज़रूरी किया गया और ये अब हर प्रकार के लेन देन पर अमेरिका में लागू हो गया।
तीसरा एक्ट था करेंसी एक्ट। इस एक्ट के द्वारा उपनिवेशों में दूसरे देशों के साथ प्रचलित हुंडी, कागजी मुद्रा, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और अब केवल व्यापार आदि के लिए ब्रिटिश मुद्रा ही आधिकारिक बना दी गई और बाकी अन्य देशों में और उपनिवेशों में प्रचलित मुद्रा को वापस लौटाने का आदेश दे दिया गया। तो ये करेंसी अधिनियम था। इससे क्या हुआ कि अब ब्रिटिश जो करेंसी थी उसका उपयोग वहाँ पर होने की संभावना बढ़ गई और अन्य करेंसियाँ वहाँ पर प्रचलन से दूर हो गई। एक और अधिनियम जिसे खोज वारंट अधिनियम कहा जाता है वो लागू किया गया। इसके द्वारा राजस्व अधिकारियों को अमेरिका के लोगों के घरों की तलाशी लेने का अधिकार दे दिया गया। इसके साथ ही रीट्स ऑफ असिस्टेंट्स अर्थात विस्तृत अधिकार के वारंट सहायता आदेश भी जारी किए गए और इनके आधार पर तस्करी के सामान के संदेह होने पर किसी भी जहाज़, गोदाम या व्यापारी के घर पर जब चाहें तब सरकारी अधिकारी तलाशी ले सकते थे। तो इस प्रकार ग्रीनविले के द्वारा ये महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए। ये कानून अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक थे, जैसा कि हमने सिगरेट के मामले में देखा, और इसलिए अमेरिका के लोगों ने इनका विरोध किया। प्रथम उल्लेखनीय विरोध अमेरिका लोगों के द्वारा स्टाम्प एक्ट का किया गया। इस एक्ट का धीरे धीरे अमेरिका के लोगों में जागरूकता के साथ प्रचार प्रसार होने लगा और जगह जगह पर इस एक्ट का विरोध करने के लिए बहुत सारे संगठन बन गए, जिनमें स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां थीं। मैसाचुसेट्स नामक स्थान पर दंगे हुए। कुछ स्थानों पर स्टाम्प बेचने वाले लोगों के घरों पर हमले किए गए और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अमेरिका में कानून लादने के विरोध में नारे लगाए जाने लगे और इन स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियों के द्वारा बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए गए। स्वाधीनता की पुत्रियां स्वदेशी सामग्री के प्रचार प्रसार और उत्पादन में लग गए और स्वाधीनता के पुत्र जो स्टाम्प बेचने की व्यवस्था करने वाले थे उनको उड़ाने लगे, धमकाने लगे और उनकी बिक्री को कम करने के लिए उन्होंने प्रयासरत किया। इसके साथ साथ ही कुछ वैचारिक विरोध भी इसमें बढ़ता गया, जिसमें बौद्धिक वक्ता विशेष रूप से जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी वर्गीज बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने जगह जगह पर लोगों को इकट्ठा करके इन एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा अमेरिका को गुलाम बनाने की योजना बताई गई और उन्होंने एक ऐसी संस्था के द्वारा कर लगाने का विरोध किया जिसमें अमेरिका का कोई प्रतिनिधि नहीं था। तो इस प्रकार इंग्लैंड के उस मौलिक अधिकार को ही इन्होंने चुनौती दे दी कि वो ब्रिटेन के अमेरिका के ऊपर कर लगाए ही नहीं सकते। और इसमें पैट्रिक हेनरी वर्गीज की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी कि उनका कहना था कि कर लगाने का अधिकार केवल वर्जीनिया के प्रतिनिधियों के सिवाय किसी को ही वर्जीनिया पर नहीं है, क्योंकि पैट्रिक हेनरी वर्गीज वर्जीनिया का था, इसलिए उसने वर्जीनिया के संबंध में बात कही जो मोटे तौर पर पूरे अमेरिका के उपनिवेशों पर लागू होती थी। इस कारण से धीरे धीरे अमेरिका में एक नया नारा उठा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। और ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा धीरे धीरे अमेरिका में बहुत लोकप्रिय होता गया। ये अमेरिका की आम लोगों के ये समझ में बात आ गई कि जहाँ पर हमारा कोई प्रतिनिधि है ही नहीं, वो संस्था हमारे ऊपर कानून कैसे बना सकती है, हमारे ऊपर कानून कैसे लागू कर सकती है। और इस कारण से धीरे धीरे इस एक वैचारिक विरोध की भावना लोगों में भर गई। स्टाम्प एक्ट में
लोगों ने स्टाम्प लगाना बंद कर दिया और स्टाम्प की जगह पर मानव सर और उनके हड्डियों के जो चित्र लगाए जाने लगे। और इससे ये स्पष्ट हो गया कि अगर ब्रिटेन को ये स्टाम्प एक्ट लागू करना है तो ये सख्ती से ही लागू हो सकता है, बिना सख्ती के ये एक्ट लागू नहीं हो सकता। और यही कारण है कि भारी विरोध के कारण 1737 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को ये स्टाम्प एक्ट वापस लेना पड़ा। तो इस प्रकार ग्रीनविले की नीति का अमेरिका की जनता में भारी विरोध हुआ और कहा जाता है कि ग्रीनविले द्वारा जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों के विरोध में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया अमेरिका के लोगों में हुई कि उन्होंने आज तक जितना अपने जीवन में नहीं सोचा था उतना उन्होंने पिछले 6 माह में सोच लिया। और उसका परिणाम भी हमें दिखाई देता है, नए संगठन भी हमें दिखाई देते हैं, पहली बार स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियाँ। और स्टाम्प एक्ट के विरोध में जिस प्रकार से एक वैचारिक चुनौती भी ब्रिटिश सरकार को दी गई वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे जाकर ये वैचारिक जो जागृति थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब चाहे वह कानून अमेरिका के लोगों के लाभ के लिए ही था, फिर भी उसका भी विरोध इसलिए किया गया क्योंकि वो एक ऐसी संस्था के द्वारा लागू किया गया है जिसमें अमेरिका के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो धीरे धीरे अब ये लगने लगा कि अमेरिका केवल और केवल सैन्य बल के द्वारा ही अपने कानून वहाँ पर लागू कर सकती है और कोई उसका रास्ता नहीं है। तो आज हमने इस टॉपिक के अंतर्गत ग्रीनविले की नीति, उसके द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और उन अधिनियमों का प्रभाव और प्रभाव के प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका में जो प्रतिक्रिया हुई, विरोध हुआ, उसका हमने अध्ययन किया है। आशा है यह अमेरिकी क्रांति को समझने के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।